व्लादिमीर पुतिन 21वीं सदी में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसके नाम पर इतनी चर्चा होती हो और इतनी बहस। हम्म एक ऐसा शख्स जो आप देखिए पर्दे के पीछे से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े देश का कह सकते हैं बेताज बादशाह बन गया है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक राजनेता की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक खुफिया जासूस की सोच, एक भखड़ते हुए देश की हालत और सत्ता के खेल की एक ऐसी बिसात की कहानी है जिसे समझना आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे और हमारा सवाल बहुत सीधा है। व्लादिमीर पुतिन का सत्ता में उदय हुआ कैसे? वो कौन से पल थे? हाँ। वो कौन सी चालें थीं? हाँ, जिन्होंने एक गुमनाम से केजीबी एजेंट को क्रेमलिन के शिखर तक पहुंचा दिया। तो हमारा मकसद है उन रणनीतियों को परत दर परत खोलना। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है लेनिनग्राद से, जिसे आज हम सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं। पुतिन ने वहां कानून की पढ़ाई की और फिर वो रास्ता चुना जिसने शायद उनकी पूरी सोच को मतलब एक आकार दिया। केजीबी। उन्होंने 15 साल एक विदेशी खुफिया अधिकारी के तौर पे काम किया। इसमें पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडन में पिताई 6 साल भी शामिल हैं। और यहीं पर हमें एक पल के लिए रुकना होगा, क्योंकि हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं, केजीबी का अनुभव। हाँ। लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए, एक खुफिया एजेंसी में काम करना आपको दुनिया को देखने का एक बहुत ही खास नजरिया देता है। अच्छा। आप दुनिया को संभावनाओं और खतरों के चश्मे से देखते हैं। हाँ। हर कोई या तो एक एसेट है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक खतरा है जिसे बेअसर करना है। मतलब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल, बीच का रास्ता बहुत कम होता है। और ये सोच उनकी पूरी राजनीति में दिखती है। ये एक जबरदस्त इंसाइट है। मतलब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये तो एक तरह की दिमागी ट्रेनिंग थी। हाँ, एक तरह का माइंडसेट बन गया था। तो फिर इस जासूस ने राजनीति की दुनिया में कदम कैसे रखा? तो 1990 में जब सोवियत संघ बिखरने की कगार पर था, वो रूस लौटे। पहले यूनिवर्सिटी में एक पद संभाला और फिर सेंट पीटर्सबर्ग के जो नए नए चुने गए मेयर थे, अनातोली सोबचक, उनके सलाहकार बन गए। अच्छा, सोबचक तो उनके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी रह चुके थे। जी हाँ। और यहाँ पुतिन ने अपनी एक नई पहचान बनाई, एक ऐसे व्यक्ति की जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के काम पूरा कर सकता है, काम को अंजाम तक पहुंचाने वाला। बिल्कुल। और इसी वजह से वो तेजी से आगे बढ़े और 1994 तक शहर के पहले डेप्यूटी मेयर बन गए। तो सेंट पीटर्सबर्ग उनके लिए यूं समझिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, जहां उन्होंने राजनीति की पेचीदगियों को समझा। केजीबी की दुनिया से निकलकर। हाँ, तो सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने जो नेटवर्क और प्रतिष्ठा बनाई, वही मॉस्को के लिए उनका टिकट बनी। 1996 में उन्हें क्रेमलिन से बुलावा आया और यहीं से उनकी राष्ट्रीय राजनीति की कह सकते हैं असली कहानी शुरू होती है। हाँ, यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। वो प्रशासनिक पदों पर तेजी से आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर जुलाई 1998 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें एक बहुत ही ताकतवर पद पर बिठा दिया, संघीय सुरक्षा सेवा यानी एफएसबी का डायरेक्टर। और एफएसबी कोई मामूली एजेंसी नहीं थी, ये तो केजीबी की सीधी वारिस थी। मतलब रूस की सबसे ताकतवर घरेलू खुफिया एजेंसी। जी, जिसके हाथ में देश की हर नब्ज थी। तो पुतिन अब देश की रग रग पर नजर रखने वाली संस्था के प्रमुख थे। यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, उस वक्त येल्त्सिन के आसपास कई बड़े और अनुभवी राजनेता थे। बिल्कुल थे। तो उन्होंने पुतिन जैसे, मतलब उस समय तो वो अनजानी थे, ऐसे शख्स को एफएसबी चीफ और फिर अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? क्या ये एक बहुत बड़ा जुआ नहीं था? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, 90s के दशक का जो अंत था, वो रूस के लिए बहुत उथल-पुथल भरा था। हाँ, ये तो है। येल्त्सिन की सेध गिर रही थी, उनकी लोकप्रियता घट रही थी और वो अपनी विरासत और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए एक वफादार उत्तराधिकारी की तलाश में थे। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो ताकतवर हो पर उन्हें चुनौती ना दे। बिल्कुल सही। पुतिन इस खांचे में एकदम फिट बैठते थे। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, वफादार दिखते थे और काम करने की क्षमता रखते थे। येल्त्सिन और उनके करीबी लोगों को लगा कि शायद वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। शायद। और फिर आया वो मोड़ जिसने रातों रात इस गुमनाम शख्स को रूस का हीरो बना दिया। अगस्त 1999। हाँ, येल्त्सिन ने पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उस समय ज्यादातर रूसी उन्हें जानते तक नहीं थे, लेकिन तभी चेचन्या में अलगाववादी विद्रोहियों के खिलाफ एक संधे हुए और बेहद आक्रामक सैन्य अभियान ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, लोकप्रियता तो आसमान पर पहुंच गई।
लेकिन हमें इसके पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। क्या थी वो रणनीति? येल्सिन के दौर की जो अनिश्चितता थी, जो कमजोरी थी, उससे रूसी जनता थक चुकी थी। देश को एक मजबूत हाथ की जरूरत महसूस हो रही थी। अच्छा। तो चेचन्या अभियान सिर्फ अलगाववाद को कुचलने के लिए नहीं था। ये रूस की जनता को एक संदेश था कि अव्यवस्था का दौर खत्म हो गया है और एक नया मजबूत नेता आ गया है। बिल्कुल, जो व्यवस्था कायम कर सकता है, चाहे उसके लिए कितनी भी सख्ती क्यों ना बरतनी पड़े। पुतिन का वो शांत और निर्णायक अंदाज लोगों को भा गया। और फिर साल का वो आखिरी दिन 31 दिसंबर 1999 येल्सिन ने टीवी पर आकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया और पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। बिल्कुल, और राष्ट्रपति बनते ही उनके शुरुआती कदमों ने साफ कर दिया कि वो किस तरह का रूस बनाना चाहते हैं। उनका पहला और सबसे बड़ा मकसद था सारी ताकत अपने हाथों में लेना, सत्ता का केंद्रीकरण। जी, उन्होंने रूस के जो 89 क्षेत्र थे, उन्हें 7 नए संघीय जिलों में बांट दिया और हर जिले का प्रमुख उन्होंने खुद नियुक्त किया। मतलब अब राज्यों के गवर्नर क्रेमलिन के इशारों पर नाचेंगे। सीधा मतलब यही था। और सिर्फ राजनीतिक ताकत ही नहीं, आर्थिक ताकत भी। उन्होंने रूस के ओलिगार्क्स यानी उन अरबपति कुलीन वर्ग पर भी लगाम कसी जो येल्सिन के दौर में बहुत ताकतवर हो गए थे। ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उन्होंने सिर्फ लगाम नहीं कसी, उन्होंने एक मिसाल कायम की। मिसाल किस तरह की? इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे मिखाइल खोदोरकोव्स्की, उस समय रूस के सबसे अमीर आदमी। हाँ, यूकोस्टेल कंपनी वाले। वही, जब खोदोरकोव्स्की ने पुतिन को राजनीतिक रूप से चुनौती देने की हिम्मत की, तो उन्हें धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, सालों तक जेल में रखा गया और उनकी विशाल तेल कंपनी यूकोस को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। बाप रे! ये बाकी सभी अरबपतियों के लिए एक सीधा और कह सकते हैं ठंडा संदेश था, या तो वफादार रहो या सब कुछ खो दो। वाह! मतलब साफ था, देश में सिर्फ एक ही बॉस होगा। बिल्कुल। विदेश नीति के मोर्चे पर भी उन्होंने शुरुआत में एक मिला जुला रुख दिखाया। एक तरफ 9/11 हमलों के बाद अमेरिका को मदद की पेशकश की, हाँ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, और दूसरी तरफ 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले का खुलकर विरोध भी किया। ये उनकी सोची समझी रणनीति थी। वे रूस को फिर से एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे जिसे कोई नजरअंदाज न कर सके। वो दिखाना चाहते थे कि रूस अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है। सही पकड़ा आपने। रूस की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है और ये दबदबा सिर्फ बड़ी शक्तियों के सामने नहीं, बल्कि अपने पड़ोस में, जिसे वो नियर अब्रॉड यानी पूर्व सोवियत देश कहते हैं, वहां भी कायम करना था। और 2008 में जॉर्जिया पर आक्रमण इसी का एक उदाहरण था। वो एक सैन्य प्रदर्शन था। दुनिया को, खासकर नाटो को, एक चेतावनी थी कि रूस अपने पड़ोस में किसी भी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर 2004 में पुतिन भारी बहुमत से दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। अर्थव्यवस्था भी तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पटरी पर थी। लेकिन 2008 में उनके सामने एक संवैधानिक दीवार आ खड़ी हुई। लगातार तीसरा कार्यकाल संभव नहीं था। हाँ, रूसी संविधान इसकी इजाजत नहीं देता था। अब यहाँ से कहानी एक राजनीतिक शतरंज की बिसात जैसी हो जाती है। बिल्कुल, कोई और नेता होता तो शायद संविधान बदल देता, लेकिन पुतिन ने जो किया वो उनकी केजीबी वाली सोच का बेहतरीन उदाहरण है। क्या किया उन्होंने? सिस्टम को तोड़े बिना उसे अपने हिसाब से मोड़ देना। उन्होंने अपने सबसे करीबी सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति पद के लिए आगे किया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। जी, ये तो कमाल की चाल थी। संविधान का पालन भी हो गया और सत्ता पर पकड़ भी बनी रही, जिसे दुनिया भर के विश्लेषकों ने टेंडरमोक्रेसी का नाम दिया। टेंडरमोक्रेसी? हाँ, यानी एक ऐसी दोहरी सत्ता जहां कागज पर राष्ट्रपति कोई और था, लेकिन सब जानते थे कि असली शक्ति का रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री पुतिन के ही हाथ में है। तो उन्होंने सत्ता छोड़ी ही नहीं, बस अपनी कुर्सी बदल ली थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो नियमों के साथ खेलने में कितने माहिर हैं। और फिर वो प्रसिद्ध अदला बदली हुई जिसका सबको इंतजार था। हाँ, सितंबर 2011 में राष्ट्रपति मेदवेदेव ने घोषणा की कि अगले चुनाव में पुतिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और अगर वो जीतते हैं तो मेदवेदेव प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। हाँ, दिसंबर 2011 के संसदीय चुनावों में धांधली के आरोपों के बाद रूस में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, वे विरोध प्रदर्शन पुतिन के लिए सत्ता में आने के बाद की शायद सबसे बड़ी घरेलू चुनौती थे। उन्होंने दिखाया कि रूसी समाज का एक हिस्सा इस तरह की राजनीतिक इंजीनियरिंग से खुश नहीं था। बिल्कुल, लेकिन पुतिन ने इस चुनौती का भी सामना किया और पीछे नहीं हटे। और इन विरोधों के बावजूद 4 मार्च 2012 को पुतिन
तीसरे कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति चुन लिए गए। और सत्ता में वापस आते ही उनका पहला काम क्या था? दिमित्री मेदवेदेव को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। इस तरह वो चक्र पूरा हो गया जिसे उन्होंने 2008 में शुरू किया था। तो आज की इस चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन का उदय कोई हादसा नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति थी। हाँ, सही समय पर सही चाल चलने और सत्ता की समझ का नतीजा था। केजीबी की सोच, येल्सिन के दौर की अराजकता का फायदा उठाना, सारी ताकत को अपने हाथ में लेना और फिर राजनीतिक व्यवस्था को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए चतुराई से इस्तेमाल करना, ये उनके उदय की कहानी के मुख्य अध्याय हैं। बिल्कुल। उनकी पूरी यात्रा के केंद्र में मजबूत राज्य की धारणा रही है, एक ऐसा सिस्टम जहां अर्थव्यवस्था, मीडिया, विदेश नीति सब पर क्रेमलिन का सख्त नियंत्रण हो का आधार देता है। जैसे 2014 में यूक्रेन का मामला। हाँ, 2014 में जो प्रॉक्सी युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद की घटनाएं, ये सब उसी मजबूत राज्य और नियर अब्रॉड में रूसी प्रभाव को बनाए रखने की नीति का ही अगला कदम था। इन सभी स्रोतों से एक बात जो शीशे की तरह साफ है वो ये है कि पुतिन ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो पूरी तरह से व्यक्तिगत वफादारी पर टिकी है। बिल्कुल। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए इसका क्या मतलब होता है जब उसकी स्थिरता, उसका पूरा ढांचा और उसका भविष्य इतनी गहराई से सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है।